हाँ, बंद कर। नमस्कार दोस्तों। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई हम लोग एक लेक्चर शुरू कर रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसका कि टॉपिक था बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंशिएंट बिहार। एंशिएंट बिहार में हम लोग वो सब कुछ देखेंगे जब बोला जाए कि एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर के महाजनपद हो गया, या फिर बौद्धिज्म हो गया, या फिर जैनिज्म हो गया, या फिर एंशिएंट बिहार का कला एवं संस्कृति हो गई, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर आपके यूट्यूब पे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जब प्रारंभिक मानव सभ्यता शुरू हुआ था तो वो लगभग हम बोल सकते हैं कि नवपाषाण काल, न्यूलिथिक, या हाँ नवपाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल हो गया या फिर स्टोन एज हो गया, ये सभी का आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई किया था, चाहे वो चिरांद में हो या फिर चेचर में हो या फिर सोनपुर में हो, हर जगह जो हमें एविडेंसेस मिले हैं उन सब के बेसिस पे हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं। बिहार का जब पुराना नाम था, आज बिहार का नाम बिहार पड़ा क्योंकि यहाँ पे जब बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, जब बिहार में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, तो उस समय यहाँ पे बौद्ध धर्म के मठ की बहुलता के कारण जो है पहले इसका नाम विहार था, VIHAR, विहार, है ना, जो कि कालांतर शब्द में बदलते गए और फिर हो गया बिहार। उस तरह से बिहार का नाम आया। प्राचीन बिहार के बहुत सारे नाम थे, जैसे कि एक नाम उसका मगध था, जो कि अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत फेमस हुआ। तो हम लोग मेजरली बिहार जो है मगध के नाम से भी फेमस है। कहीं कहीं पे विदेही भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे अंग भी बोला जाता है, तो कहीं कहीं पे लिच्छवी का भी वर्णन है। तो इन सब नामों का है, लेकिन हम लोग एक नाम को लेकर के चलते हैं कि भाई मगध। हाँ, मगध कहा जाता था। उसका राजधानी पहले राजगीर था, बाद में पाटलिपुत्रा कर दिया गया। ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो है हमारा अर्ली सेटलमेंट, मतलब प्रारंभिक सभ्यता। बिहार का जो प्रारंभिक सभ्यता है नवपाषाण काल का, जहाँ पे हमें मिलता है चिरांद में जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1960 में जब वहाँ पे खुदाई हुई थी, तो वहाँ पे हमें ढेर सारी चीज़ें मिली, जहाँ जो कि कृषि के प्रमाण के रूप में, जैसे कि गेहूं के अवशेष मिले थे, चना मिला, मटर मिला, आदि के अवशेष मिले थे हमें वहाँ पे। पत्थर और हड्डियों के बने औजार भी वहाँ पे हमें मिले थे। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि उस समय जो है वहाँ पे अर्ली सेटलमेंट था, यानी कि ग्रामीण व्यवस्था की शुरुआत जो है वो हम मान सकते हैं कि बिहार के चिरांद में नवपाषाण काल में हुआ था, क्योंकि वहाँ पे अर्ली सिविलाइजेशन के घर भी मिले हैं, है ना, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, स्टोरेज पिट्स भी मिले हैं, यानी कि अनाज रखने के लिए जो गड्ढे होते हैं वो मिले हैं। यद्यपि उसमें वहाँ पे पशुपालन का कोई एविडेंस नहीं मिला है, फिर भी हम इतना मान सकते हैं कि जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ पे ज़रूरी है कि लोग माइग्रेट करना बंद किए होंगे, यानी कि लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू किया। जब लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू किया तो फिर वहाँ पे घर बने, जब घर बने तो वहाँ पे फैमिली बना, और हम जानते हैं कि जब फैमिली बनता है, जब परिवार बनता है, तो वहाँ से एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक समाज का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार का जो चिरांद रहा था, बिहार का जो चिरांद है, वहाँ पे हमें प्रारंभिक जो सिविलाइजेशन है, यानी कि सभ्यता है, या फिर यूँ कहें कि प्रारंभिक समाज का निर्माण जो है वो वहाँ से शुरू हुई थी, और इसके एविडेंस मिले हैं, है ना। वहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं हमें। और चिरांद की एक और विशेषता क्या है कि वहाँ पे जो पत्थर के टूल्स मिले थे वो हाईली पॉलिश्ड थे, यानी कि वो हमें दिखा रहे हैं कि पत्थर के औजार बनाने की जो तकनीक है वो चिरांद के समय में डेवलप हो चुका था। और इसका टाइमलाइन भी याद करने की बहुत ज़रूरी है हमें। ये लगभग 2500 से 1345 ईसा पूर्व की बात है ना। और 1960 के दशक में जब AIC ने वहाँ पे खुदाई की, तब जा कर के इस साइट के बारे में हमें पता चला।
अब चिरांद के बाद जो बिहार में दूसरा फेमस साइट है, सॉरी, चिरांद के बाद जो बिहार में दूसरा फेमस साइट है वो है हमारा चेचर। चेचर बेसिकली वैशाली जिला में है ना। चेचर चेचर हमारा मेजोलिथिक साइट है, वैशाली जिला में है। और चेचर की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा खुदाई तो हुई नहीं है, बहुत ही लिमिटेड खुदाई हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत सारे एविडेंसेज हमें मिले हैं। जैसे कि छोटे पत्थर के औजार मिले हैं हमें यहाँ पे, पशु का शिकार और संग्रहण यानी स्टोरेज के जो हैं उसका एविडेंसेज हमें मिले हैं। यहाँ पे अस्थायी आवास और घास के, लकड़ी और घास का प्रयोग मिला। मतलब क्या है कि चेचर जो है वो चिरांद से पहले की सभ्यता है। वहाँ पे लोगों ने अपना स्थायी घर नहीं बनाया, वहाँ पे कृषि के सबूत नहीं मिले हैं। वहाँ पे उसमें हम लोग कह सकते हैं कि लोग हंटर एंड गैदरर्स थे, यानी कि शिकारी टाइप के लोग थे। तो जो कालांतर चिरांद की हम बोल सकते हैं कि चिरांद की जो सभ्यता थी वो ज़्यादा विकसित थी, चेचर बहुत ही पहले की थी। चेचर का कालखंड लगभग 9000 से 4000 ईसा पूर्व का है। तो इससे भी हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है, यानी कि ये मेसोलिथिक पीरियड की बात है। और यह स्थल जो है बिहार विशेषता, इस स्थल की विशेषता क्या है, तो यह हम कह सकते हैं कि बिहार में मानव के प्रारंभिक जीवन, खान पान और तकनीकी विकास को दिखा रहा है। चूँकि वहाँ पे पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े पत्थर के औजार को कंसाइज करना या फिर छोटे चिप्स के रूप में यूज़ करना, या फिर भाला टाइप के जो औजार होते हैं फेंक करके मारने वाले, उन औजारों को उन्होंने वहाँ तक डेवलप कर लिया था। इसके बाद एक और हमारा हिस्टोरिकल साइट्स आता है जो कि सोनपुर, आयरन एज की सभ्यता थी वहाँ पे। सोनपुर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गया जिला के सोनपुर की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या क्या मिले थे, तो यहाँ पे मिले थे काले और लाल मृदभांड, यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो हैं वो वहाँ पे मिले हैं। अगर आप इसको और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो पीडीएफ में पढ़िएगा, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा, तो उसमें बहुत ही डिटेल्स में इस चीज़ को हमने लिखा है वहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये जो सोनपुर जो है जो कि गया जिला में स्थित है, यहाँ पे क्या हमें मिली थी, तो ये गंगा, मतलब जो भी बिहार में सभ्यता पनपी थी, जो एंशिएंट सभ्यता बिहार की रही है वो लगभग मेजरली गंगा रिवर के बेसिन में ही है, मतलब गंगा या उसके आसपास के इलाकों में ही वो सभ्यता पनपी थी। तो आज चिरांद हो गया या फिर चेचर हो गया, उसी तरह से सोनपुर की जो सभ्यता है वो भी हमें गंगा के किनारे में ही मिली थी। और यहाँ पे कृषि, युद्ध और दैनिक जीवन से जुड़ी कई औजारें प्राप्त हुई, यानी कि, और ये जो है हमारा वैदिक युद्ध से भी इसका हम लोग संबंध जोड़ते हैं, यानी कि सोनपुर की जो सभ्यता हमें मिली है ये उतनी पुरानी नहीं है, ये आयरन एज की सभ्यता है। तो इस समय तक सभ्यता बहुत ही डेवलप हो चुकी थी। यहाँ पे लोग मतलब बोल सकते हैं कि मिट्टी को मिट्टी के बर्तन को पकाना सीख गए थे, मिट्टी के बर्तन को आग में पकाना सीख गए थे, छाँव में पकाना सीख गए थे, फूड को स्टोरेज करना सीख गए थे, है ना। लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये सब तरह की चीज़ें जो हैं ये कालांतर बिहार में पाई गई थी। इसके बाद जब धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ी, जैसे जैसे समाज का निर्माण हुआ, वैसे वैसे लोगों ने फिर क्या किया, महाजनपद की शुरुआत हुई। शुरुआत में भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। खम्बोज हो गया जो कि रायपुर में था, गंधारा हो गया, कारू हो गया, मत्स्या हो गया, अवंती हो गया, छेदी हो गया, मगध हो गया, कुशीनगर हो गया, काशी हो गया, मल्ला हो गया, बीजी हो गया, कोशला हो गया। इस तरह से कुल 16 जनपद थे। जनपद यानी कि 16 राज्य बोल सकते हैं इसको हम लोग। उस 16 जनपद में से 3 जनपद जो है वो बिहार में थे। 3 जनपद में सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो है वो था हमारा मगध का। मगध का इनिशियली कैपिटल जो है यानी कि राजधानी जो है वो राजगीर था, जिसको कि बाद में पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया गया था। मगध जो है आज के समय में हम लोग कह सकते हैं कि मगध का जो विस्तार है आज के समय में वो गंगा के दक्षिण में, यानी कि आज का पटना, गया और नवादा क्षेत्र इसमें आते हैं, है ना। और मगध का जो विशेषताएं थी, उनके पास बहुत ही शक्तिशाली सेना थी। उनके सेना में हाथी भी था, उनके सेना एक मतलब बहुत ही मजबूत सेना थी उस समय। उन्होंने इवन कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत बड़े भूभाग पे राज किया था। उनके बाद मगध जो है उनमें मौर्य और गुप्त साम्राज्य का उद्गम स्थल रहा है।
बाद में मगध जो है वहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र रहा था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मगध उस समय कितनी बड़ी अ, जनपद रही होगी। इसके बाद दूसरी जनपद आती है हमारी चंपा या अंग। चंपा यानी कि अंग। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि चंपा का वर्णन जो है महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत काल के जो राजा कर्ण थे उनका उल्लेख हमें अ, अंग में मिलता है। अंगराज कर्ण जो उसमें महाभारत के एक पात्र हैं, तो कहीं ना कहीं से इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यद्यपि कोई प्रूफ मिला नहीं है। हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि महाभारत कालीन सभ्यता रही होगी अंग हमारा। और अंग की जो विशेषताएं थी, यह चंपा शहर गंगा और चंपा नदी के संगम पे स्थित है। यानी कि वहाँ पे दो नदियाँ, चंपा नदी और गंगा नदी, जो कि मिल रहा है। और बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ में भी इसका चर्चा है। बौद्ध ग्रंथ में चंपा को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बताया गया है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण जो महाजनपद बिहार में था वो है वज्जी। वज्जी का कैपिटल वैशाली में था। वैशाली जहाँ पर कि जैन धर्म के 24वें तीर्थाकर महावीर जैन जी का अवतरण हुआ था। और दूसरा चीज़ क्या है कि वैशाली जो है दुनिया का पहला ज्ञात गणराज्य है। यानी कि वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट रिपब्लिक वो हमारा वैशाली रहा है। वहाँ पे राजा की परंपराएं नहीं चलती थी। वहाँ पे जो भी लोग गवर्नेंस संभालते थे या गद्दी पे बैठते थे, तो वो लोगों के द्वारा चुन के जाते थे। यानी कि वहाँ पे कोई हेरिटरी नहीं था कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई सुविधा वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे जो भी लोग राज करते थे वो डायरेक्टली वहाँ के जो पीपल्स थे, वहाँ के जो सिटीजन्स थे, उनके द्वारा चुन के जाते थे। और दूसरी चीज़ और ये है कि भगवान बौद्ध जो थे उन्होंने भी बहुत सारी अपने प्रवचन जो हैं वैशाली में लिए थे। और बौद्ध परिषदों की जो आयोजन जो है वो भी वैशाली में ही हुआ था। और एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि वैशाली जो है विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र माना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैशाली के बाद देखते हैं आगे। तो वो हमारा डायनेस्टीज, मैंने पहले कहा था कि बिहार में बहुत सारी डायनेस्टीज रही हैं। तो जब हम लोग डायनेस्टीज की बात करते हैं तो इसमें आता है हर्यक वंश आता है ना। हर्यक आता है, फिर और शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है, गुप्त वंश आता है ना। तो ये सभी चीज़ें आते हैं। अगर कालखंड की बात करें तो हर्यक वंश लगभग 544 से 413 ईसा पूर्व तक के थे। हर्यक वंश के जो महत्वपूर्ण बोल सकते शासक थे वो बिंबिसार और अजाशत्रु थे। मगध साम्राज्य की नींव हर्यक वंश ने ही रखा था। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी बनाई थी। फिर उसके बाद 413 से 345 ईस्वी पूर्व तक शिशुनाग जो थे उन्होंने शिशुनाग वंश जो था उनका स्थापना किया कलाशोक ने। और द्वितीय बौद्ध संगति वहीं पे हुई थी। इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में आगे चल के देखेंगे। आप PDF में जरूर रेफर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थोड़ा समय कम रहता है, तो हम उन सब चीज़ों को डिटेल्स में ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। हम लोग बात करते हैं हर्यक वंश की, है ना। हर्यक टू नंदा डायनेस्टीज का यहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो हर्यक वंश जो है इसका कालखंड 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक रही है। प्रारंभ में इसका राजधानी राजगीर था, जो कि बाद में पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया गया। हर्यक वंश जो है मगध साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक वंश था, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्वी भारत में एक संगठित राज का नींव पड़ा था। तो ये हर्यक वंश ने ही डाला था। इसका जो पहले राजा था वो बिंबिसार जो थे मगध साम्राज्य के संस्थापक भी थे। इनका बहुत ही प्रभावी राजनयिक संबंध रहा। इन्होंने क्या किया था कि लिच्छवी, मद्र, कौशल और मगध के बीच वैवाहिक संबंध बनाए थे। बौद्ध धर्म के समर्थक थे। बिंबिसार जो थे ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। इन्होंने राजगीर को अपना राजधानी बनाया और वहाँ पे किलाबंदी भी करवाया था। इसके बाद बात करते हैं अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु भी जो है ये हर्यक वंश के बहुत ही बड़े शासक रहे। ये बिंबिसार के पुत्र थे और इन्होंने मगध विजय युद्ध किया, जिससे इन्होंने क्या किया कि वैशाली जो साम्राज्य था उसको इन्होंने अपने में मिला लिया
और इन्होंने पाटलिपुत्रा को अपना राजधानी बनाया और प्रथम बौद्ध काउंसिल का इन्होंने अध्यक्षता किया था। उदयनी जो है ये अजातशत्रु के पुत्र थे, जिन्होंने पाटलिपुत्रा को कंप्लीट कैपिटल सिटी के रूप में डेवलप किया, उनकी किलाबंदी भी करवाई थी और यहीं से इस धर्म का पतन हो गया। हर्यक वंश का पतन यहीं से शुरू हो गया था। इसके बाद आ गया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो कालखंड था हमारा, वो 413 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक का था। तो शिशुनाग की राजधानी आरंभ में वैशाली थी, बाद में इन्होंने भी अपना राजधानी को पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दिया। शिशुनाग वंश जो है हर्यक वंश के पतन के बाद सत्ता संभाली थी। सत्ता में इन्होंने जब हर्यक वंश का पतन हो गया तब जाकर के शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन्होंने अपने में अंग जनपद को इन्होंने अपने में मिलाया था। तो और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनके जो इसमें जो दो राजा हुए थे वो शिशुनाग थे और शिशुनाग के पुत्र कालशोक थे। बस दो ही शासक इसमें हुए थे और इसका टाइमलाइन आपको याद रखना है। टाइमलाइन 413 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक का था। और इनके रीजन में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि सेकेंड बौद्ध काउंसिल का मीटिंग इनके शासनकाल में हुआ था। अब जैसे ही शिशुनाग वंश का अंत हुआ वैसे ही नंद वंश की स्थापना हुई। और नंद वंश का कालखंड की बात करें तो ये 345 ईस्वी से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक की इसमें कालखंड की चर्चा आती है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी और इसके जो शक्तिशाली शासक थे वो महापद नंद थे, है ना। लेकिन नंद वंश के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों को विनाश किया था और ये पहला क्षुद्र शासक थे। यानी कि ये मतलब पहले शासक हमारे राजपूत हुआ करते थे, है ना। मैक्सिमम शासक जो थे हमारे राजपूत हुआ करते थे, लेकिन नंद वंश पहला ऐसा वंश था जहाँ पे राजपूत के अलावा किसी और शासक ने शासन किया, है ना। अब जैसे ही शिशुनाग वंश के पतन हुआ वैसे ही नंद वंश आया। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद नंद थे और ये पहले गैर राजपूत शासक थे। हम आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये पहले गैर राजपूत शासक थे। और इनकी एक और खूबी क्या रही थी, इन्होंने जो मैंने पहले 16 महाजनपद बताया था, इन्होंने 16 महाजनपद में से मतलब बहुत सारे महाजनपद को जीत करके, अधिकांश महाजनपद को जीत करके मगध में मिला लिया था। और इनके जो अंतिम शासक थे वो धनानंद थे। आपको अगर चाणक्य के बारे में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, अगर या फिर सीरियल या टीवी या कुछ भी देखे होंगे चाणक्य के बारे में, तो आपको पता होगा कि चाणक्य का अपमान किया था धनानंद ने। तो धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और यही उसके पतन का कारण बना, है ना। और यहाँ से नंद वंश खत्म हुआ, उनका अंतिम शासक धनानंद था और यहाँ से शुरुआत होता है मौर्य वंश का। मौर्य वंश बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, जिनका कि बिहार के बाहर लगभग 16 जनपद, इसके अलावा ये अफगानिस्तान तक अपने शासन को बढ़ाए थे। तो अब मौर्य वंश की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये लगभग 322 से 297 ईसा पूर्व में तक चंद्रगुप्त मौर्य ने इनमें शासन किया था और इनकी भी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्रा में ही थी, है ना। और इनके जो मार्गदर्शक थे आप बोल सकते हैं वो थे हमारे चाणक्य, है ना। और इसका जिक्र जो है, मौर्य वंश का जिक्र जो है आपको यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर सिंध और अफगान क्षेत्र में इन्होंने अपना शासन किया था, ये ध्यान रखिएगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस को हरा करके सिंध और अफगान क्षेत्र तक अपने शासन को फैलाया था। इन्होंने अंत में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने पहले बौद्ध धर्म अपनाया, उसके बाद इन्होंने जो है वो जैन धर्म को स्वीकार किया था। इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक आए मौर्य वंश में वो थे बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया और ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। और इन्होंने मौर्य वंश को दक्षिण भारत में विस्तार किया, है ना। और मौर्य वंश के अंतिम शासक हम लोग कह सकते हैं कि वो थे अशोक। अशोक आपको याद ही होगा कलिंग युद्ध,
जो कि अशोक महान या सम्राट अशोक जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासक रहे। और ये कलिंग युद्ध के बाद इनका झुकाव जो है बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ा और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया भी। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने राज्य से बहुत मतलब बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत कोशिश करा, है ना। और प्रचार के लिए उन्होंने श्रीलंका, मिस्र, यूनान आदि जगहों पे कहीं पे अपनी बेटी को भेजे, कहीं पे अपने बेटा को भेजे। तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़े प्रचारक हम लोग बोल सकते हैं। और अशोक के समय में सम्राट अशोक के समय में तीसरा बौद्ध काउंसिल्स का मीटिंग हुआ था। तीसरा बौद्ध काउंसिल्स का जो है आयोजन पाटलिपुत्रा में सम्राट अशोक ने किया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुप्त वंश की, है ना। गुप्त वंश को जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा बिहार के इतिहास का गोल्डन पीरियड रहा है आर्ट एंड कल्चर के लिए, है ना। गुप्त वंश लगभग 320 से 550 ईसा पूर्व तक की बात हम लोग कर रहे हैं गुप्त वंश में, है ना। ये हमारा स्वर्णिम काल रहा है गुप्त वंश, जिनका भी राजधानी जो है, इनका राजधानी दो जगह हम लोग बेसिकली उल्लेख मिलता है, एक जगह पाटलिपुत्रा में और एक जगह उज्जैन में। इस समय भारतीय कला, संस्कृति, विज्ञान और दर्शन का बहुत ही विकास हुआ था गुप्त वंश के सामने में, गुप्त वंश के समय में। और इसके जो सबसे बड़े शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने इसकी गुप्त वंश का नींव रखा था। और इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी जिनका नाम था कुमार देवी, उनसे विवाह किया था। इनके दूसरे शासक थे समुद्रगुप्त, जो कि 335 से 375 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और इनको सबसे महान गुप्त वंश के सम्राट कहा जाता है। और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इनफैक्ट की, है ना। और ये अपने आप में कवि थे, संगीतज्ञ थे और धर्म प्रेमी थे। और गुप्त वंश के समय में जो सिक्के चले थे, सिक्का पे बीना बजाते हुए चंद्रगुप्त का आपको फोटो दिख जाएगा। अगर आप बुक्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को रेफर करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं समुद्रगुप्त के मौर्य के बारे में। उस समय आर्ट एंड कल्चर को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया था। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जिन्होंने शुक्र राजा को पराजित किया था, जिसमें कि मालवा, सौराष्ट्र और गुजरात को हरा करके इन्होंने मगध साम्राज्य में मिलाया था, है ना। और इनका कालखंड लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व का रहा था। आर्यभट्ट हो गया या फिर कालिदास हो गया या फिर वराहमिहिर जैसे जो महान हमारे सांस्कृतिक धरोहर या फिर हम बोल सकते हैं विद्वान, ये इनके दरबार में थे। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, इन्होंने ही नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का भी पुनरुद्धार किया, स्थापना किया, है ना। क्रॉनिकल मतलब क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन के हिसाब से मैं पहले ही आपको बता दिया था। कालखंड की अगर हम लोग बात करें तो कालखंड की हम लोग अगर